Good morning, everyone. Let's start with the new chapter, Clubbing of Incomes today. ओके, क्लबिंग ऑफ इनकम में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि मान लीजिए कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, मान लीजिए आप में से कोई भी पर्सन है एंड वो अपना एसेट किसी और को ट्रांसफर कर देता है या किसी और को कुछ मनी ट्रांसफर कर देता है एंड उसके बेसिस पे वो ये चाहता है कि जो उसने एसेट ट्रांसफर कर दी है तो उस एसेट से आने वाली इनकम जो हो वो सामने वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल हो, तुम्हारे लिए टैक्सेबल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए कोई फादर इन लॉ है, वो अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पर, अपनी बहू के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, ये सोच के कि अब इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा वो मेरी बहू के नाम पे चार्जेबल टू टैक्स होगा, मेरे नाम पे ना हो। तो ऐसे केस में जब आप फ्री फंड में विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने कोई कंसिडरेशन मतलब कोई पैसा कोई चीज कोई रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं, फ्री फंड में आपने ट्रांसफर कर दिया। तो जब बच्चे इस तरीके का केस होता है ना, फ्री फंड का ट्रांसफर का या इनएडिक्वेट ट्रांसफर का, तो उसमें मतलब एक्चुअली अभी हम इनएडिक्वेट की बात नहीं करेंगे, फ्री ट्रांसफर की बात करेंगे जहां पे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुई। तो उस केस के अंदर जो ट्रांसफरर था, जिसने मतलब फादर इन लॉ ने जिसने ये प्रॉपर्टी दी, एसेट दिया फ्री में, उस बंदे के लिए ही वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी। आई एम रिपीटिंग, ऐसे केस में जो फादर इन लॉ हैं उनके लिए ही इनकम चार्जेबल टू टैक्स मानी जाएगी। जो रेंटल इनकम कमाई तो बहू ने थी, बट चार्जेबल टू टैक्स वो फादर इन लॉ के लिए ही होगी। क्यों? क्योंकि फादर इन लॉ ने विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्री में ट्रांसफर किया अपना एसेट डॉटर इन लॉ को। क्यों किया उन्होंने? इनकम टैक्स अथॉरिटी मानती है कि टैक्स बचाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने कहा, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, कि ये जो फादर इन लॉ है इनके पास बहुत सोर्सेस से इनकम आ रही होगी, तो इनकी इनकम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी। तो वो इनकी स्लैब रेट जो रनिंग होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स रेट बढ़ता जाता है। कम इनकम पे 0 होता है, फिर और बढ़ती है इनकम 2.5 लाख रुपए, मतलब आप पूरे साल में अप टू 2.5 लाख कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हो तो 5% टैक्स देना है। फिर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हो तो 20% टैक्स देना है। और उससे भी आई मीन 10 लाख से ज्यादा कमाते हो पूरे साल में तो कितना टैक्स देना है? 30% टैक्स रेट में चले जाओगे। तो पॉइंट इज दिस बच्चे, ये जो स्लैब रेट आपको बता रही हूँ ये है स्लैब रेट अप टू 60 ईयर्स ऑफ लोगों के लिए। 80 ईयर्स तक के लोगों के लिए बढ़ जाता है ये स्लैब रेट। 60 ईयर्स तक के लोगों के लिए अप टू 2.5 लाख पूरे साल में एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर उनको टैक्स लगना चालू होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, हो सकता है उसके फादर इन लॉ ऑलरेडी 20% स्लैब रेट में रन कर रहे हो, 9 लाख पूरे साल में कमाते हो। अब रेंटल इनकम उनको और 3 लाख की आ जाएगी, या मान लीजिए 2 लाख की आ जाएगी, रेंटल इनकम 2 लाख की और आ जाएगी, तो 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख, वो 10 लाख क्रॉस कर जाएंगे। अब स्लैब रेट 30% पे चले जाएंगे फिर वो, बट वो चाहते हैं कि वो 30% स्लैब रेट पे ना जाए, टैक्स कम देना पड़े, तो वो क्या करते हैं, अपनी बहू को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। कहते हैं कि अब जो रेंटल इनकम आएगी वो बहू के नाम पे ट्रांसफर होगी। तो जो बहू के नाम पे आएगी अब रेंटल इनकम, तो उस केस में वो उनका ये कहना है, ट्रांसफर होगी इन द सेंस बहू के नाम पर आएगी रेंटल इनकम, तो अब बहू के नाम पे रेंटल इनकम आएगी। उनका ये मानना है फिर बहू को टैक्स देना होगा, बहू को टैक्स देना होगा तो अप टू 2.5 लाख तो बहू के लिए टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। 2.5 लाख इनकम जब साल में क्रॉस कर जाएगी तो बहू को टैक्स देना होगा। वो कहते हैं मेरी बहू के पास कहीं से इनकम नहीं आती, ना वो जॉब करती, ना वो बिजनेस करती, ना उसका कोई प्रोफेशन है, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको बेच के उसको कैपिटल गेन की इनकम हुई है, ना उसके पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी है जहां से उसको रेंटल इनकम आती है, ना ही उसको बैंक की एफडी से कोई इंटरेस्ट आता, ना कोई आता, कोई दूर दूर तक उसके पास इनकम नहीं है बहू के पास। तो कहते हैं अगर अब मैं ये वाले हाउस प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ डॉटर इन लॉ के नाम पर, तो उसको जो रेंटल इनकम आएगी बहू को पूरे साल में 2 लाख रुपए की, वो 2 लाख पर मेरी बहू को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है 60 साल तक के लोगों के लिए अप टू 2.5 लाख अगर वो पूरे साल में कमाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो इस पर्सन ने सोचा स्मार्टली कि मैं अपनी ये 2 लाख पर टैक्स बचा लूंगा अपनी बहू के नाम पे ट्रांसफर करके इस प्रॉपर्टी को।
और मैं फिर 20% स्लैब रेट में ही रन करूंगा, मेरी पूरे साल की इनकम में 9 लाख रुपए शो करता हूँ। तो ऐसे केस में बच्चे जहां आप टैक्स को बचाने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, एसेट को ट्रांसफर करते हो, इस तरीके के जो आप काम करते हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हमें पता है तुमने टैक्स बचाने के लिए ये काम किया और इसीलिए हम ये मान लेंगे कि जो इनकम तुमने किसी और को एसेट ट्रांसफर करने के बाद किसी और के पास जो इनकम आई है, आई रिपीट, एसेट जो तुमने ट्रांसफर करी है और उसके बाद किसी और के पास जो इनकम आई है, वो इनकम हम तुम्हारी इनकम में जोड़ देंगे और फिर तुम्हारे से टैक्स वसूल करेंगे, उससे टैक्स वसूल नहीं करेंगे। ये केस तब एप्लीकेबल है जब तुमने फ्री फंड में विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपना एसेट ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम केसेस पढ़ेंगे, क्या क्या केसेस बन सकते हैं क्लबिंग में। फर्स्ट केस आता है इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। कहता है सबसे पहला केस आता है कि एसेट ही नहीं ट्रांसफर किया और इनकम ट्रांसफर कर दी। तो जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मिस्टर जे हैं, होल्डर हैं, वो 2,14% डिबेंचर्स के हैं। मिस्टर जे के पास ₹2 लाख के डिबेंचर्स हैं जिनपे 14% इंटरेस्ट रेट आता है। डीलिमिटेड कंपनी के डिबेंचर्स हैं ये। मिस्टर जे वहां से एनुअल इंटरेस्ट अर्न करते हैं 28,000 रुपए। जब 2 लाख का हम 14% निकालते हैं तो 2 लाख का 14% निकल के आता है 28,000। तो वो कहता है कि मिस्टर जे क्या कमाते हैं, 28,000 रुपीज एज इंटरेस्ट कमाते हैं डिबेंचर्स से। मिस्टर जे हैज ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ दीज डिबेंचर्स टू हिज ब्रदर मिस्टर ए while retaining the ownership of such debentures। क्या कहता है कि मिस्टर जे ने ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट इनकम ऑफ दीज डिबेंचर्स टू हिज ब्रदर। मिस्टर जे का एक भाई है मिस्टर ए, उसको उन्होंने इंटरेस्ट इनकम जो ये 28,000 रुपए की थी वो मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दी। वाइल जबकि जो होल्डर थे ना डिबेंचर्स के, ओनर थे, वो अभी भी कौन बने हुए हैं, मिस्टर जे ही बने हुए हैं। तो मिस्टर जे ने जो इंटरेस्ट इनकम आई वो तो मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दी, बट अभी भी ओनर डिबेंचर्स के मिस्टर जे हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलती है कि जो इंटरेस्ट इनकम 28,000 की है उस पर टैक्स मिस्टर ए को नहीं देना होगा, मिस्टर जे जिनके नाम पर अभी भी डिवेंचर्स हैं उन्हीं को देना होगा। तो क्या कहता है ये, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। इफ एन एसेसी ओन्स एन एसेट from which he derives some income and there is transfer of such income without transfer of ownership। एक एसएससी है जो कि इनकम कमाता है एक जगह से, वो उस इनकम को ट्रांसफर कर देता है किसी और के नाम पे, बट ओनरशिप उस एसेट की अपने पास ही रख लेता है। तो कहता है ऐसे केस में इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ ट्रांसफरर, जिसने इनकम को ट्रांसफर किया है उसी के लिए चार्जेबल टू टैक्स होगी, एंड नॉट एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरी। इट डज नॉट मैटर वेदर ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे केस में कि ट्रांसफर रिवोकेबल था कि इरिवोकेबल था। ट्रांसफर रिवोकेबल का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ट्रांसफर वापस ले सकते थे इस इंटरेस्ट इनकम को, तो उसका मतलब हो गया रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल मतलब रिवोक कर दिया, वापस ले सकते थे। इरिवोकेबल मतलब वापस नहीं ले सकते थे। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 28,000 आप वापस ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, रिवोकेबल था या इरिवोकेबल था, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों ही केसेस में। बट अगर आपने एसेट तो ट्रांसफर नहीं करा, इनकम ट्रांसफर कर दी, तो जिस इंसान ने एसेट ट्रांसफर नहीं करा, इनकम ट्रांसफर करी है, उस इंसान के लिए ही टैक्सेबल होगा ये इनकम, सामने वाले के लिए नहीं होगी। ये कौन बताता है, सेक्शन 60 बताता है। नेक्स्ट बोलता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 61। कहता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एज पर सेक्शन 63 रिवोकेबल ट्रांसफर मींस, बच्चे कहता है ऐसे केस में जहां पर एसेट ट्रांसफर्ड होता है अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, तो ऐसे केस में टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। कहता है अगर पूरा का पूरा या कोई पार्ट ऑफ इनकम और एसेट्स कैन बी रीट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरर, तो इसको कहेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। इफ ट्रांसफरर कैन रीज्यूम पावर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द एसेट, तो भी कहेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। हाउएवर
revocable transfer does not include any other transfer which is not revocable during the lifetime of the transferee. बच्चा ये कहता है कि अगर, चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मिस्टर जे हैं, मिस्टर जे ने अपने बेटे मिस्टर एस को घर ट्रांसफर कर दिया। कंडीशन क्या लगाई घर के ट्रांसफर पे कि दिवाली 2020 तक तो तू मालिक उस घर का, जो घर तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसके बाद ये ट्रांसफर इन्वोक हो जाएगा, ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, और इसके बाद ये घर मेरे नाम पर वापस आ जाएगा। तो ऐसे केस में जितने टाइम मिस्टर एस के पास ये मकान रहा, और उन्होंने अगर मतलब जितने टाइम बेटे के पास ये मकान रहा और बेटे ने अगर उसको रेंट पे चढ़ा के रेंट कमा लिया, तो वो रेंट किसके लिए टैक्सेबल होगा? मिस्टर जे के लिए ही टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल मतलब कि ये ट्रांसफर जो तुमने घर का कर दिया उसको तुम वापस करके अपने पास रीट्रांसफर करके ला सकते हो, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। कहता है पूरे का पूरा एसेट अगर तुम वापस ला सकते हो, या आधा अधूरा या थोड़ा सा हिस्सा एसेट का वापस ला सकते हो, तो उसे हम रिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे। या तुम रिज्यूम कर सकते हो कोई पावर ओवर होल और पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द एसेट। तो ऐसे केस में कहता है कि जो ओनर था स्टार्टिंग में एसेट का, जिसने एसेट थोड़े टाइम के लिए रिवोकेबल ट्रांसफर किया था, या किसी कंडीशन पे, थोड़े टाइम के लिए ना भी किया हो, किसी कंडीशन लगा के उसने ट्रांसफर किया था, रिवोकेबल ट्रांसफर था, तो ऐसे केस में कहता है कि जो जिस बंदे ने ये ट्रांसफर किया था उसी के नाम पर इनकम टैक्सेबल होगी। कहता है व्हाट इफ, सेक्शन 62 पढ़ते हैं, व्हाट इफ अगर रिवोकेबल ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। जैसे कि, चलिए इसमें तो एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दिया, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए मिस्टर जे ने मिस्टर एस को घर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कहा जब तक तू जिंदा है। मिस्टर जे जो बाप था उसने अपने बेटे मिस्टर एस को घर दिया, ट्रांसफर किया और कहा ये घर तेरा हुआ, बट जब तक तू जिंदा है तब तक तो ये घर तेरा हुआ। द मोमेंट तू मर गया ये घर मेरे पास वापस आ जाएगा। ऐसे केस में क्या ये रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और जितने टाइम मिस्टर एस के पास, बेटे के पास ही घर रहेगा, जितने टाइम वो जिएगा, वो जो उस पे इनकम कमाएगा वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? जो हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम वो कमाएगा उस घर से, वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? तो आंसर इज इस तरीके के ट्रांसफर जो लाइफ टाइम, जितने टाइम ट्रांसफर ही जिंदा है, जितने टाइम जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो इंसान जिंदा है, उतने टाइम वो वापस नहीं लिया जा सकता, रिवोकेबल उतने टाइम नहीं है, ऐसे ट्रांसफर्स को हम रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानते। ऐसे केसेस में जिसको ट्रांसफर किया गया है वो जो भी इनकम कमाता है, जैसे हमारे एग्जांपल में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाएगा, रेंटल इनकम, वो इनकम उसी इंसान के लिए टैक्सेबल होगी जिसको ये ट्रांसफर होकर मिला है। जिस बंदे ने ट्रांसफर किया है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में मिस्टर जे, उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए फिर से पढ़ो सेक्शन 62। हाउएवर रिवोकेबल ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। नेक्स्ट कहता है क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। मिस्टर जे पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, वहां पर उनकी 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कहने का मतलब मिस्टर जे जिस पार्टनरशिप फर्म में है उनको वहां पर 50% शेयर है। उनकी वाइफ उसी पार्टनरशिप फर्म जॉब करती हैं और उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, बट उनकी वाइफ को जो रेम्यूनरेशन मिलती है वो उनकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस को मैच नहीं करती। मिस्टर जे की जो वाइफ पढ़ी लिखी, इतनी ज्यादा नॉलेजेबल, इतनी ज्यादा टेक्निकल, इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लेडी नहीं है कि उनको इतने सारे पैसे रेम्यूनरेशन की सैलरी के मिलते हैं जितने उन्हें मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें क्यों मिल रहे हैं इतने एक्स्ट्रा पैसे।
इसलिए क्योंकि मिस्टर जे पार्टनर है उस फर्म। कहते हैं कि फिर जो मिसेस जे पैसा कमाएंगी, उनकी सैलरी इनकम किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? मिस्टर जे फॉर मिसेस जे। मानेंगे मिस्टर जे ही तो अपनी इन्फ्लुएंस से, अपनी पोजीशन की वजह से आ रही है, तो मिस्टर जे ने ही कमाई है इनडायरेक्टली ये सैलरी, तो मिस्टर जे के लिए ही टैक्सेबल हो जाएगी ये सैलरी इनकम। जो मिसेस जे कमाएंगी वो मिस्टर जे के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब इसी को हम थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे। क्या कहता है? क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जो मिली है स्पाउस को। क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, जो सैलरी स्पाउस को मिली है वो तुम्हारी सैलरी में क्लब हो जाए। तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ को जो सैलरी मिली है वो तुम्हारी मतलब सैलरी या तुम्हारी इनकम में क्लब हो जाए। ये बताता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। कहता है एन इंडिविजुअल इज chargeable to tax in respect of any salary, commission, fees or any other form of remuneration received either in cash or in kind by spouse from a concern in which individual has substantial interest। कहता है अगर किसी इंडिविजुअल का किसी भी कंसर्न में, मतलब पार्टनरशिप फर्म या कहीं पर भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब वहां पर वो डायरेक्टर है, वहां पर वो पार्टनर है, स्टेक होल्ड करता है, कुछ भी है, ऐसे केस में अगर उसकी स्पाउस को कोई भी कैश में या काइंड में कोई भी सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है, तो ऐसा सैलरी या कमीशन चार्जेबल टू टैक्स होगा। किसके लिए? उस इंडिविजुअल के लिए जो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है। और ये तब चार्जेबल टू टैक्स होगा जब स्पाउस को पैसा जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू जितनी वो काबिलियत थी, उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस जितना था। अगर मान लीजिए स्पाउस के पास अच्छा खासा टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस था, काबिलियत थी, और फिर उसको ये सब मिल रहा है, तो ये स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए ही टैक्सेबल होगा या हस्बैंड के लिए ही टैक्सेबल होगा एज द केस में बी। This shall not be applicable if spouse earns income due to application of technical or professional skills or experience। कहता है if husband and wife both have substantial interest in the concern and both are in receipt of remuneration from the concern, then the remuneration of both shall be clubbed in the hands of spouse whose total income is greater excluding such salary income। क्या कहता है बच्चे? कहता है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई उसमें पार्टनरशिप है, या दोनों का किसी कंपनी में डायरेक्टर या कोई और पोस्ट दोनों ने होल्ड कर रखी है, और दोनों को ही कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलती है, लाइक कमीशन मिलती है, फीस मिलती है, कुछ मिलती है इन जगहों से, तो कहता है दोनों की जो रेम्यूनरेशन मिली है दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और वो किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? दोनों में से जो ज्यादा कमा रहा होगा ना उसके लिए टैक्सेबल कर देंगे, और सैलरी इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे, सैलरी इनकम को नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें। कहता है सैलरी इनकम टू बी क्लब्ड शैल बी कंप्यूटेड फर्स्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कहते हैं सैलरी इनकम जो क्लब होएगी shall be computed first in the hands of receiver under the hands of salary, and then it shall be included in the total income of an individual under the same hand. This means taxable salary shall be clubbed. I repeat, the salary income जो club होगी वो compute होनी चाहिए in the hands of receiver under the head of salary, and it shall be included, किसमें include होनी चाहिए? total income of the individual under the same head। इसका मतलब है टैक्सेबल सैलरी को क्लब किया जाएगा। नेक्स्ट बात कहते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी इट मींस दैट द इंडिविजुअल अलोंग विद रिलेटिव्स should hold 20% or more of equity shares at any time during previous year। कहता है अगर तुम ये कहते हो कि किसी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी का, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में वो अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर 20% या 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है। और अगर तुम किसी और कंसर्न में, कंपनी को छोड़ के और किसी कंसर्न लाइक पार्टनरशिप कंसर्न या किसी और जगह पे कहते हो कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो इट मींस दैट द इंडिविजुअल अलोंग विद हिज रिलेटिव्स शुड बी एंटाइटल्ड टू 20% और मोर ऑफ द प्रॉफिट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म या और किसी कंसर्न में अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब तुम और तुम्हारे रिलेटिव्स को मिलकर उस जगह 20% या उससे ज्यादा के प्रॉफिट्स के मालिक होने चाहिए हो तुम at any time during previous year।
कहते हैं रिलेटिव का मतलब क्या है। अब यहाँ पे कह रहे हो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब कहता है हस्बैंड या वाइफ से है, भाई या बहन से है, या कोई लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल से है, बच्चों से है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट बढ़ूंगी आगे। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 कहता है जब एक इंडिविजुअल ट्रांसफर कर देता है कोई भी एसेट अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी to his her spouse without any consideration, then any income from such assets shall be deemed to be the income of the transferor. However, it shall not be applicable if transfer is for adequate consideration, or transfer is under an agreement to live apart, or if relation of husband and wife does not exist at the time of transfer or at the time of accrual of income. ध्यान देंगे बच्चे। कहता है क्लबिंग ऑफ इनकम कौन से केस में, जब एसेट ट्रांसफर हो रहा है स्पाउस को। कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर कर देता है एसेट अपनी हस्बैंड या वाइफ को, बट जो एसेट है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए और फ्री फंड में ट्रांसफर हुआ होना चाहिए, वो कोई पैसा ना चार्ज करे अपने हस्बैंड वाइफ से। देन जो इनकम कमाएगा ना हस्बैंड या वाइफ ऐसे एसेट से जो उसको फ्री फंड में मिला है, कहते हैं वो इनकम डीम्ड मानी जाएगी, माना जाएगा, मानो नहीं मानो मानना पड़ेगा, इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर जो था जिसने फ्री फंड में दिया है उसी की इनकम मान ली जाएगी। कहता है हाउएवर ये अगर फ्री फंड में नहीं दिया गया होता, पैसे देके लिया गया होता और पूरे पैसे जितना की मार्केट वैल्यू होती उतने पैसे देके लिया गया होता। मान लीजिए मेरा हस्बैंड है, मैंने अपने हस्बैंड से फ्री में एसेट मेरे हस्बैंड ने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, कोई भी शेयर्स उन्होंने फ्री में ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे को उस शेयर से जो भी इनकम हो रही है वो मेरे हस्बैंड के लिए टैक्सेबल होगी, जो डिविडेंड मेरे को आएगा वो मेरे हस्बैंड के लिए टैक्सेबल होगा, मेरे लिए नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए उन शेयर्स का मैंने पूरा पैसा लागत जितनी मार्केट वैल्यू थी वो सारी अपने हस्बैंड को दी थी और फिर उन्होंने मेरे नाम पे शेयर्स ट्रांसफर करे हैं, तो ऐसे केस में मेरे लिए जो इनकम आएगी डिविडेंड वो उस पर टैक्स मैं भरूंगी। दूसरी बात, मान लीजिए मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हमें अलग अलग रहना है, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, या हम दोनों का डिवोर्स हो जाता है, हम हस्बैंड वाइफ रहते ही नहीं है, तो अगर हमारा डिवोर्स हो गया या एग्रीमेंट हो गया कि हमें साथ में रहना ही नहीं है, ऐसे केस में मेरे हस्बैंड अगर मुझे फ्री फंड में भी शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मान लेगी ये एलिमनी मनी है। एलिमनी मनी मतलब कि गुजारा भत्ता करने के लिए, शादी टूटने के बाद मेरे को अपना खर्चा उठाने के लिए मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट कहेगी ऐसे केस में जो पैसा कमाएगी अब वाइफ इस चीज से, जो उसके पास एसेट आया है, शेयर्स जो आए हैं उससे जो डिविडेंड वाइफ कमाएगी, जब उसका एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो चुका, जब वो डिवोर्स हो चुका, तो ऐसे केस में वो क्या मान लेंगे कि वो पैसा किसके लिए टैक्सेबल होगा, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, कहता है इफ एसेट ट्रांसफर इज इन्वेस्टेड बाय स्पाउस इन एनी बिजनेस बीइंग डन बाय ट्रांसफरी और एज अ कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म। कहता है अगर ट्रांसफर्ड एसेट इज इन्वेस्टेड बाय स्पाउस in any business being done by transferee or as a capital in partnership firm। मान लीजिए मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पर कोई एसेट ट्रांसफर करी और मैं कोई बिजनेस कर रही हूं उसमें सीधा लगा दिया उस एसेट को। फिर रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरा कोई हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, एक एसेट थी हस्बैंड के नाम पे, उसने वो एसेट मेरे नाम पर मेरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। मैं एक बिजनेस करती हूँ, उसने मेरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया एसेट, या फिर पार्टनरशिप फर्म में एज अ कैपिटल दे दिया है। मैं पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हूँ, उसने एज अ कैपिटल दे दी है पार्टनरशिप फर्म में, तो कहते हैं इन दैट केस
कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल होगी। तो कहता है जितना भी प्रॉफिट, अब मान लीजिए पहला केस लेके चलती हूँ, मैं बिजनेस करती थी, मेरे हस्बैंड ने एक एसेट अपनी मेरे बिजनेस में लगा दी। अब उन्होंने जो एसेट मेरे बिजनेस में लगाई उससे मैंने फर्दर पैसा कमाया। जो मैंने पैसा कमाया, वो प्रॉफिट जो मैंने कमाया उस पे, उसमें से सारा का सारा मेरे को टैक्स भरना है या कुछ पोर्शन पे मेरे हस्बैंड को टैक्स भरना है? तो उसके लिए ये कहता है जितना आप टैक्सेबल इनकम अर्न करते हो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना अमाउंट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर था। जो आपका प्रीवियस ईयर हमारे लिए 2019-20 है, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, इसका फर्स्ट डे कौन सा है? 1 अप्रैल 2019। कहते हैं 1 अप्रैल 2019 को जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया आउट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड वो लिख दो, डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल से शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, ध्यान देंगे। मिस्टर जे ने बिजनेस, मिसेस जे, देख ध्यान दीजिएगा, वाइफ ने, मिसेस जे ने स्टार्ट किया बिजनेस बुटीक का। किस तारीख को स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2018 को। कैसे स्टार्ट किया? उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे उस बिजनेस में। मिस्टर जे ने गिफ्ट, जो मिस्टर जे उनके हस्बैंड थे, उन्होंने गिफ्ट कर दिया 2 लाख रुपए उन्हें ऑन 15 अप्रैल 2019। मतलब एक साल तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक खत्म हो गया था। उसके बाद जो नया प्रीवियस ईयर चालू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से, उसके अंदर उन्होंने 15 तारीख को 2 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। फिर प्रॉफिट अर्न्ड बाय हर फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख थे मिसेस जे के पास। उस 7 लाख से उन्होंने क्या कमाया एंड ऑफ द ईयर? 70,000 रुपए कमाए। एंड फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 उन्होंने कितना कमाया? 72,500 रुपीज कमाया उसके नेक्स्ट ईयर। तो कहते हैं कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स का डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। अब बता, पूछ रहा है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो कहते हैं ध्यान दीजिए, कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। बच्चे हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2020-21। तो यही इसने लिख रखा है 2020-21 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20 होगा। तो कह रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल ऑफ 2019 को कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। कहता है 1 अप्रैल 2019 को उनकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 में 5 लाख उन्होंने इन्वेस्ट करे थे। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 तक भी 5 लाख ही रहे। उसके अगले दिन 1 अप्रैल 2019 को भी 5 लाख रहे, बट 15 तारीख को अप्रैल में उनके पास 2 लाख और आ गए, उनके हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिए। तो पहली तारीख जो थी प्रीवियस ईयर की, उस तारीख पे तो उनके पास 5 लाख ही थे। फिर कहता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर आउट ऑफ गिफ्टेड मनी। अब यहाँ पर कुछ गिफ्ट करा है, कोई अमाउंट पहली तारीख साल की में कुछ है इन्वेस्टमेंट? कहते हो नहीं, नील। कहते हैं प्रॉफिट अर्न कितने किए हैं इस पूरे साल में? कहते हैं प्रॉफिट अर्न पूरे साल में किए हैं 31 मार्च 2020 को, ये साल खत्म हो रहा है ना, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है। कह रहे हैं 70,000 रुपए का प्रॉफिट है, लिख दिया 70,000। फिर कहते हैं प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे। मिस्टर जे के लिए कौन से प्रॉफिट्स टैक्सेबल होंगे? अब मिस्टर जे के लिए 70,000 रुपए प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है मिसेस जे ने, उसमें से कितना पोर्शन मिस्टर जे के लिए टैक्सेबल होगा? तो कहते हैं 70,000 को लिख दो इनटू जितना पैसा मिस्टर जे ने इन्वेस्ट किया था कैपिटल में, वो लिख दो। तो उसने कहा अभी तक तो कुछ नहीं किया था, उन्होंने जो किया है 2 लाख रुपए वो 1 अप्रैल 2019 के बाद किया है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभी तक तो नील किया है। आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है मिसेस जे ने अपने बिजनेस में? तो उन्होंने तो 5 लाख रुपए करी है, तो यहाँ पे 5 लाख से डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप 0 को 5 लाख से डिवाइड करते हो, 0 से उसको मल्टीप्लाई करते हो 70,000 से 0, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे 0 आ गए।
अब प्रॉफिट्स मिसेस जे के लिए कितने टैक्सेबल होंगे? मिसेस जे के लिए 70,000 में से कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी? पूरी की पूरी 70,000 उनके लिए टैक्सेबल होगी। कुछ अमाउंट मिस्टर जे के लिए टैक्सेबल हो जाती तो हम उसको माइनस कर देते, बट मिस्टर जे के लिए तो नील टैक्सेबल है, तो 70,000 में से नील घटा दिया, बचा कुचा 70,000 मिसेस जे के लिए टैक्सेबल है। आई होप यहां तक का आपको क्लियर होगा। कहते हैं अब बताओ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, असेसमेंट ईयर 2020-21 है। असेसमेंट ईयर 2020-21 के हिसाब से हमने यहाँ पे बता दिया कि टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट मिसेस जे ने इतनी करी थी, मिस्टर जे ने बाद में करी है, वो इसमें नहीं इंक्लूड होगी। प्रॉफिट इतने अर्न हुए थे, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके प्रॉफिट टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे एंड मिसेस जे सब निकाल लिया। यहां तक का खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। अब कहते हैं अगले साल के लिए बताओ क्या मिस्टर जे के लिए कुछ टैक्सेबल होगा या सिर्फ मिसेस जे के लिए टैक्सेबल होगा पूरा? तो कहता है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर। अब अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 2020-21 हो जाएगा। जस्ट पहले वाला असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाले साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर आपका 20-21 हो जाएगा। प्रीवियस ईयर अगर आपका 20-21 है तो कहता है कि 20-21 का मतलब है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 तक चला। मींस 1 अप्रैल 2020 वाले दिन देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है। 1 अप्रैल 2020 वाले दिन हमने देखा कि 5 लाख रुपए तो मिसेस जे जो लेकर आई थी कैपिटल के वो हैं, साथ में 2 लाख रुपए वो हैं जो मिस्टर जे ने फर्स्ट वो 15 अप्रैल 2019 को जो दिए थे वो उनके पास 1 अप्रैल 2020 को कैरी फॉरवर्ड होकर आए हुए हैं। और क्या कह रहे हैं, 70,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था ना 31 मार्च 2020 तक, वो भी कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल आया हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, तो वो भी 70,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इन टोटलिटी 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000, 7,70,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है मिसेस जे की एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर। कहते हैं आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको ये निकालना है कि कितना टैक्सेबल मिस्टर जे के लिए, कितना मिसेस जे के लिए। कहते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर आउट ऑफ गिफ्टेड मनी 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कितने अर्न हुए? कहते हैं 72,500 लिखा हुआ है, देख लो कि प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय मिसेस जे फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग दिस इज दिस मच एंड फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग दिस इज दिस मच। तो प्रॉफिट भी बता रखा है कि इस साल के एंड होते होते प्रॉफिट उनको इतने हुए, ये भी बता रखा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिसेस जे इतनी है, ये भी बता रखा है इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर आउट ऑफ गिफ्टेड मनी 2 लाख है। अब कह रहे हैं प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे कितने होंगे? कहते हैं 72,500 को इनटू कर देंगे, जितने प्रॉफिट्स उस साल कमाए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, जितना शेयर मिस्टर जे का था हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। मिस्टर जे ने 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी थी आउट ऑफ 7,70,000, तो 7,70,000 में से 2 लाख लिख देंगे विच इज इक्वल टू 18,831 जो है वो प्रॉफिट्स टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे होंगे। तो मिसेस जे के लिए कितना टैक्सेबल होगा? मिसेस जे के लिए टैक्सेबल होगा जितना टोटल प्रॉफिट आया उसमें से कितना प्रॉफिट टैक्सेबल मिस्टर जे के लिए हो गया उसे घटा दो, मतलब 72,500 में से 18,831 घटा दो, बचा कुछ 53,669 जो है वो प्रॉफिट टैक्सेबल फॉर मिसेस जे है। अभी तक का कोई डाउट किसी को भी? नेक्स्ट आता है बच्चे क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6। कहता है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को आफ्टर 31 मई 1973 31 मई 1973 के बाद ये रूल आया था कि अगर किसी भी इंसान ने अपनी बहू को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन उससे पूरे पैसे वसूल करे हुए बिना, सस्ते में या फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्रांसफर किया है एसेट,
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो कहते हैं बट फॉर क्लबिंग टू बी इफेक्टिव द रिलेशनशिप विद डॉटर इन लॉ शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्रूअल एंड एट द टाइम ऑफ क्लबिंग। एंड इसके लिए कह रहा है इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट टू डॉटर इन लॉ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन द इनकम फ्रॉम एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। कह रहा है कि तुमने अपनी बहू को मान लीजिए घर ट्रांसफर कर दिया इनकम टैक्स बचाने के लिए, और तुमने अपनी बहू से उसके बदले में कोई पैसे नहीं चार्ज करे घर ट्रांसफर करने के बदले में, या बहुत मिनिमल चार्ज करे, मान लो कि 200 लाख का घर था, तुमने सिर्फ 2 लाख चार्ज करे, तो कहते हैं ऐसे केस में जो इनकम आएगी वो किसके लिए टैक्सेबल होगी, वो ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। कहते हैं नेक्स्ट, क्लबिंग ऑफ इनकम्स फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7 कहता है अगर इनकम फ्रॉम assets transferred to any person or association of persons for the benefit of spouse with adequate consideration shall be included in total income of the transferor. It is not necessary that asset should be transferred to spouse itself. क्या कहता है बच्चे ये कहता है कि मान लीजिए आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं करा, किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया अपने एसेट को, बट आपकी जो मंशा थी वो अपने हस्बैंड या वाइफ को हेल्प करने की थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दे, मतलब कुछ नहीं ट्रांसफर कर रही, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं ट्रांसफर कर रही, बट मैं ना एक ट्रस्ट है XYZ ट्रस्ट, मैं उस ट्रस्ट को कहती हूँ कि मेरे पास करोड़ों का लैंड है, मैं तुम्हारे को ये करोड़ों का लैंड डोनेट कर रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ, डोनेट कर रही हूँ मतलब फ्री में दे रही हूँ, तुम्हारे से सिर्फ एक शर्त है यहाँ पे, एक तो हॉस्पिटल बनाना ताकि गरीबों की सेवा हो सके इस ट्रस्ट के लैंड पर हॉस्पिटल बनने से। दूसरी बात ये है कि जो मेरे हस्बैंड है ना उन्हें हर महीने 20,000 रुपए महीना देते रहना, इसके बदले कि मैंने आज तुम्हारे को लैंड दिया है हॉस्पिटल बनाने के बदले। तो ऐसे केस में जब आपने क्या किया, एसेट को तो ट्रांसफर कर दिया, किसी भी पर्सन को कर दिया, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कर दिया, क्यों करा, बेनिफिट ऑफ स्पाउस के लिए किया, और उससे पैसे वसूल नहीं करे पूरी तरीके से, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया या एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं थी, मतलब कम पैसे लेकर उसे ज्यादा महंगी चीज दे दी, मतलब तो कहते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंसिडरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। कहता है ऐसे केस में सॉरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो कहता है ऐसे केस में जो इनकम आएगी वो आपकी ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ दी जाएगी। कहते हैं इट नॉट सरी एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, जरूरी नहीं है स्पाउस को ही ट्रांसफर किया जाए, कह रहा है स्पाउस की जगह किसी ट्रस्ट को कर दिया, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कर दिया, किसी पर्सन को कर दिया, चलेगा, इनकम आएगी उस एसेट को ट्रांसफर करने के बाद, वो इनकम किसकी कहलाएगी, वो हस्बैंड या वाइफ स्पाउस की नहीं कहलाएगी, तुम्हारी इंडिविजुअल की कहलाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ऐसे ही जैसे कि अभी पढ़कर आ रहे हैं वैसा ही मान लीजिए ट्रांसफर अब सन्स वाइफ के लिए किया गया, मान लीजिए मैं आपको फ्री में दे दिया, उसे कहा यहाँ पे हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बनाकर गरीबों की सेवा करो, लैंड फ्री में दे रहा हूँ, बट मेरी एक शर्त है, वो ये है कि जो मेरी बहू मैं फ्री तुम्हारे को जो लैंड दे रहा हूँ उसके केस में जहां पर एसेट ट्रांसफर किया जाता है बेनिफिट ऑफ बेटे के लिए, सन्स वाइफ के लिए, बेसिकली बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ के लिए, डॉटर एसेट ट्रांसफर करी जाती है, बेटे के लिए नहीं करी जाती, किसके लिए करी जाती है, बहू के लिए करी जाती है, एसेट ट्रांसफर बहू के लिए करी जाती है। ऐसे केस में तुम अगर डायरेक्टली बहू को ट्रांसफर नहीं कर रहे, कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो, बट बहू का फायदा देख रहे हो इसमें, तो ऐसे केस में जो इनकम आएगी बहू को उस प्रॉपर्टी को यूज करके वो क्लब हो जाएगी इनकम किसके, जिसने इसको ट्रांसफर किया, मदर इन लॉ की इनकम में, यानी कि मेरे एग्जांपल में मेरी इनकम में।
नेक्स्ट है बच्चे, अब बच्चे हमारे पास लास्ट के 10 मिनट्स बच गए हैं, 10:50 पे हम क्लास ओवर करेंगे और उसके बाद हम 10 मिनट्स डाउट लेंगे इस चैप्टर के। और बच्चे उसके बाद जो आपका मैंने आज ही लिखवा रखा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो आज नहीं हो पाएगा बिकॉज वी ऑल शॉर्ट ऑफ टाइम। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस दोनों ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर करा दूंगी। नेक्स्ट है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। Mark it as very, 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 very important from examination point of view in your mind. कहता है फर्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन whose total income is greater before including income of the child। मान लीजिए मेरी शादी हो चुकी है मान लीजिए, और मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दो पर्सन हैं, हम दोनों अलग अलग कमाते हैं। मेरे हस्बैंड मान लीजिए 12 लाख रुपए साल में कमाते हैं, मैं 8 लाख रुपए साल में कमाती हूँ। तो अगर ऐसा केस है तो कहता है ऐसे केस में अगर तुम्हारा कोई बच्चा है, माइनर चाइल्ड है, जो 18 साल से छोटा है, माइनर चाइल्ड है, वो कोई पैसा कमाता है, कोई भी पैसा कमाता है, वो सिंगिंग कंपटीशन में जाता है, वहां पे पैसा कमाता है, तो वो कहता है कि ऐसे केस में इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड किसके लिए टैक्सेबल हो। देखिए, जो 18 साल से छोटा है वो तो टैक्स भर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम क्लब होगी उसके मम्मी या पापा की इनकम के साथ, ताकि वो लोग टैक्स भरे। बट वो अक्कल लगा के, वो चाहता है ना वो टैक्स कम से कम भरे, तो वो अक्कल लगा के किसके साथ अपनी इनकम क्लब करेगा, जिसकी इनकम कम होगी। अब मान लीजिए फादर की इनकम पूरे साल में 12 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 12 लाख रुपए उनकी लमसम इनकम है पूरे साल में। तो अगर ऐसा है कि फादर की इनकम लमसम इतनी है,